नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टैक्स प्लानिंग के बारे में। नया साल स्टार्ट हो चुका है, फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि आप टैक्स प्लानिंग करें और टैक्स कैसे बचाएं। सबसे पहले मैं स्टार्ट में आपको एक कैलकुलेशन, सिंपल सा कैलकुलेशन बताता हूं, जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि टैक्स प्लानिंग कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों हर कोई टैक्स प्लानिंग के बारे में बात करता है। मान लीजिए आपकी एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में जो टैक्सेबल इनकम है वो हो जाती है आपकी, मान लीजिए 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपीज़ आपको टैक्सेबल इनकम आता है, ठीक है। तो आपको जो टैक्स रहेगा नए स्ट्रक्चर के हिसाब से, जो इस साल लागू हुआ है 21-22 में, फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में जो एप्लीकेबल हुआ है, उसके हिसाब से आपको 10 लाख के इनकम के ऊपर 78,000 रुपीज़ का टैक्स पेमेंट करना रहेगा। और यही इनकम अगर आपकी बढ़ के 15 लाख हो जाती है, 15 लाख टैक्सेबल इनकम हो जाती है, तो आपको करीबन करीबन 2 लाख रुपए का टैक्स पेमेंट आएगा। तो आप समझ लीजिए टैक्स प्लानिंग कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है एक इंडिविजुअल की फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर में। तो हम शुरू करते हैं। ये बातचीत जनरल रहेगी, जनरल सेक्शंस रहेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल सेक्शंस को समराइज करके और बात करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका एक कॉमन सेक्शन है, वो है एटीसी। एटीसी के बारे में हम बात करते हैं। इसका मैक्सिमम जो लिमिट है, कंबाइंडली सारी स्कीम्स इसके अंदर जो दी हुई है, 15 से 20 स्कीम है, हम 5 स्कीम के बारे में बात करेंगे। सारी स्कीम का जो कंबाइंड जो डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम, वो है 1.5 लाख रुपए। तो सबसे पहले होम लोन का रीपेमेंट, अगर आपने होम लोन लिया है किसी बैंक से, तो आपका जो भी प्रिंसिपल रीपेमेंट है, होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट, वो आपको उस सेक्शन में छूट मिल जाएगी। सेकंड आता है आपका LIC, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। आपने अपने खुद के लिए, फैमिली के लिए और अपने बच्चों के लिए पॉलिसी का पेमेंट किया हो लाइफ इंश्योरेंस का, वो भी आपको छूट मिल जाता है। थर्ड आता है आपका PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपने फाइनेंशियल ईयर में जितना भी इन्वेस्टमेंट किया हो, जितना भी डिपॉजिट किया हो, वो भी आपको इसके इस सेक्शन के ATC में आपको छूट मिल जाएगा। फोर्थ आता है आपका टैक्स सेवर FD। टैक्स सेवर FD में 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, और जितना भी आपने टैक्स सेवर FD फाइनेंशियल में बनाया होगा, उतना आपको छूट मिल जाएगा। वो 5 साल तक आपको चालू रखना रहेगा, आप उसको बंद नहीं कर सकते, ठीक है। फिफ्थ आता है आपका ELSS मीन्स है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। मीन्स आपके जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो आपके ELSS में आते हैं। ELSS एक तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इसके बारे में आपको एक अलग से वीडियो भी बना के दिखाऊंगा पूरा, इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। उसमें भी आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। 3 साल तक आपको उतना इन्वेस्टेड रहना रहेगा, तो आपको उतना बेनिफिट उसका मिल जाएगा। एक और जो आता है लास्ट की NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये भी एक सेविंग का गवर्नमेंट ने एक तरीका है। इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करके आप ATC के अंदर में छूट ले सकते हैं। एक जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है ATCCD। एक जो सेक्शन है वो है ATCCD। ATCCD का कॉमन जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो गवर्नमेंट ने निकाला है। ये नया सेक्शन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। ये सेक्शन के अंतर्गत आपको पेंशन स्कीम्स होती है। 2 कॉमन पेंशन स्कीम्स है आपके लिए। NPS है, नेशनल पेंशन स्कीम, और है अटल पेंशन योजना। इसके अंतर्गत आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसका मैक्सिमम 50,000 रुपये का आपको इसके अंदर एक और छूट मिलेगा। ये सेक्शन काफ़ी कम लोगों को पता रहता है, काफ़ी कम लोग इसके अंदर इन्वेस्टेड है। एज पर द गवर्नमेंट डेटा, जो गवर्नमेंट का डेटा है, उसके हिसाब से नॉर्मली जो लोग यूज़ करते हैं वो ATC करते हैं। ATCCD भी यूज़ किया जा सकता है। ये सेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेक्शन जो आता है वो आता है मेडिक्लेम, जो हम सबको पता है ATD। ATD को मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको मेडिक्लेम प्रीमियम के लिए आपको, आपके बच्चों को, आपकी वाइफ को 25,000 रुपये का छूट मिलता है मैक्सिमम, और आपके पेरेंट्स के लिए भी 25,000 का, मीन्स टोटल 50,000। और ये बढ़ के आपके लिए 50,000 हो जाएगा अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है। तो मीन्स आपने, अगर आपका उम्र 60 साल से ऊपर है और आपने अपने मेडिक्लेम का प्रीमियम का पेमेंट किया है, तो आपकी वो लिमिट 25,000 की बढ़ के 50,000 होगी। सेम केस आपके पेरेंट्स के साथ में। पेरेंट्स की उम्र अगर 60 साल से कम है तो 25,000 का लिमिट है, 60 साल से ऊपर है तो 50,000 लिमिट हो जाएगा। इसमें सिंपल है कि अगर आपने एक्चुअल पेमेंट कम किया है तो उतना मिलेगा, और लिमिट से ऊपर का अगर पेमेंट किया है तो जितना लिमिट है उतना ही मिलेगा। मीन्स एक्चुअल पेमेंट और मैक्सिमम लिमिट विच आई हैव डिस्क्राइब टू यू, विच एवर इज लोअर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ATE, एजुकेशन लोन।
आपने हायर एजुकेशन के लिए अपने बच्चों के लिए तो लोन लिया हो तो उसका जो भी इंटरेस्ट पेमेंट होगा उसका आपको छूट मिलेगा। 8 साल का एक लिमिट होता है, बट वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आपको अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो उसका भी आपको 80E के अंदर में छूट मिलेगा। ये सेक्शंस अलग हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं। तो अगर आपने ऐसा कुछ भी किया हो, अगर आपने लोन लिया हो तो भी आप उसको क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 80E। ये एक और नया सेक्शन है, गवर्नमेंट ने इसे इंट्रोड्यूस किया, मोटिवेट किया लोगों को कि जो भी फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, जिनका पहले घर नहीं है, जिनके फैमिली में जिनके नाम पे घर नहीं है, उन्होंने अगर नया घर लिया हो तो उनको भी वो छूट मिलेगा 80E के अंडर में। अब 80E क्या कहता है, मैक्सिमम 50,000 रुपये का आपको छूट मिलेगा। वो छूट मिलेगा इंटरेस्ट ऑन होम लोन के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर ये सेक्शन नहीं है, ये सेक्शन है इंटरेस्ट के ऊपर। अगर आपने पहली बार घर लिया है और आपने अगर बैंक से लोन लिया है तो मैक्सिमम फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपये का आपको लोन मिलेगा। इसमें 2 सिंपल कंडीशन है कि लोन अमाउंट आपकी 35 लाख से कम होनी चाहिए और जो होम की जो रजिस्टर्ड वैल्यू है, जितने वैल्यू पे आपने रजिस्ट्री करवाई है होम की, वो 50 लाख से कम की कीमत का होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए तो आपको इस सेक्शन में 80EE मैक्सिमम 50,000 रुपये फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए, इंटरेस्ट ऑन होम लोन। ठीक है। एक नेक्स्ट सेक्शन है, काफ़ी कॉमन है, 80G डोनेशन आप करिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो भी आपको उसके अंदर में छूट मिलेगा। नॉर्मली पब्लिक करते नहीं है, उसका अलग यूज़ आता है। इस सेक्शन को अलग तरीके से यूज़ किया जाता है नॉर्मली, तो आप इस सेक्शन का भी यूज़ करके 80G के अंडर में डोनेशन है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलावा भी काफ़ी रिलीफ फंड्स होते हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जैसे PM केयर फंड है, उसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हो तो 80G के अंडर में वो कवर होता है, उसका आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिलता है। नेक्स्ट आता है 80GG। ये एक और काफ़ी कम लोग इसको यूज़ करते हैं। 80G है रेंट। अगर आप सैलराइड पर्सन नहीं है, कॉमन पर्सन है और अगर आप रेंट पे करते हैं तो आप रेंट पेमेंट का भी आप छूट ले सकते हैं। ये अभी काफ़ी कम लोगों को पता है, इसलिए मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। इसमें 2 अमाउंट्स होती है। पहली अमाउंट ऐसी होती है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर टोटल इनकम, जो भी अमाउंट आएगा। सेकेंड अमाउंट होगा 25% ऑफ योर टोटल इनकम और 5,000 रुपीज़ पर मंथ, विच ये जो सेकंड अमाउंट और फर्स्ट अमाउंट आएगा विच एवर इज लोअर, उन दोनों में से जो भी कम अमाउंट होगा वो आपको पूरे साल का उसमें छूट ले सकते हैं आप। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर आपने नया घर खरीदा है तो आपको कंपाइल करके मैं बताता हूँ क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं इनकम टैक्स के अंडर में। सबसे पहला जो बेनिफिट मैंने आपको बताया था वो है 80C में। 80C में आपको 1.5 लाख रुपए तक का प्रिंसिपल पेमेंट का छूट मिलेगा। फिर आता है सेक्शन 24। सेक्शन 24 में इंटरेस्ट ऑन होम लोन 2 लाख रुपए तक का आपको छूट मिलेगा। अभी गवर्नमेंट ने जो आपको मैंने एक पहले सेक्शन बताया था 80EE, अगर आप भूल गए तो उसको ज़रूर देखिए एक बार फिर से, तो आपको आगे और समझ में आएगा। 80EE ये नया सेक्शन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। गवर्नमेंट ने इस सेक्शन में सिर्फ सिंपल सी 3 कंडीशन डाली है और आपको अगर ये आप तीनों कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए का एक अतिरिक्त छूट मिलेगा। समझते हैं इस सेक्शन को। ये सेक्शन कहता है कि सबसे पहले 3 कंडीशन कि आपका कोई और घर नहीं होना चाहिए, मीन्स आप फर्स्ट टाइम होम बायर होने चाहिए। ठीक है। सेकेंडली, आपने जो पुराना सेक्शन है 80EE उसके अंतर्गत आपने टैक्स छूट क्लेम नहीं की हो तो आपको इस सेक्शन में छूट मिलेगी। मीन्स आप एक अमाउंट का 2 सेक्शन में छूट नहीं ले सकते, तो ये भी कॉमन कंडीशन है कि आप अगर आपने उसमें छूट नहीं ली तो आप इसमें ले लीजिए, और इसमें नहीं लेनी हो तो 80EE में ले लीजिए। ठीक है। तो 80EE इस सेक्शन की तीनों कंडीशन को एक बार फिर से चालू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइम होम बायर, सेकंड है 80EE के अंदर में आपने छूट ना लिया हो, और थर्ड है कि आपका लोन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। तो आप देखिए, आप काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सारी छूट, सारे टैक्स डिडक्शंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप टैक्सेबल स्लैब में आते हैं तो मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि आप अपना टैक्स प्लानिंग टाइम पे करिए, आप वेट ना करिए। नया फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ है तो जल्दी से जल्दी अपनी टैक्स प्लानिंग करिए और अपने टैक्सेस को बचाइए। गवर्नमेंट हमेशा मोटिवेट करती है, आगे आती है गवर्नमेंट ये सब छूट देने के लिए, और लोगों को यूज़ करना चाहिए ये सब सेक्शंस का। टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए, टैक्स प्लानिंग इज़ अलाउड है। और थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी वीडियोस के बारे में सजेशन दीजिए। थैंक यू सो मच।